Good morning, dear students. This is Badal Verma, and welcome back to my educational YouTube channel AS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about peasant and farmers. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने अपनी पिछली प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से इंग्लैंड में औद्योगिक कृषि का जो है विकास हुआ था। आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले सर्वप्रथम जो औद्योगिक कृषि का विकास हुआ था वो इंग्लैंड में ही हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे से जो किसान थे या मज़दूर कह लीजिए, उन्होंने एक तरीके से बाड़ाबंदी कर करके अपनी जो संपत्ति है एक तरीके से उन्होंने इतनी ज़्यादा विशाल कर ली थी कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग हैं वो एक तरीके से बिना व्यवसाय के भूखे मरने लगे थे। तो धीरे धीरे से मतलब हुआ क्या था कि कुछ लोग जो है भूखमरी के कारण अमेरिका में आकर बस गए। अमेरिका में आकर बसने के बाद उन्होंने जो वन का इलाका था और जंगली इलाका था उसे खेतों में तब्दील करना शुरू कर दिया बाड़ाबंदी के मुताबिक। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा और भारत के बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में अफीम और चीन का जो है वो व्यापार शुरू हुआ था। यानी कि भारत के बारे में हमने कृषि देखी थी कि किस तरीके से जो कृषि की जा रही थी, एक तरीके से उपज की जा रही थी, वो किस तरह की चीज़ों के लिए की जा रही थी। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, तो चाय का शौक और चीन के साथ व्यापार। तो चीन के साथ व्यापार के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, तो भारत में जो अफीम है उसका उत्पादन का इतिहास जो है वो चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार से गहरा रूप जोड़ता है। और मैं आपको बता दूं, 18वीं शताब्दी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में बेचा करती थी। कहाँ बेचा करती थी? इंग्लैंड में बेचा करती थी। तो चाय की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए साथ ही साथ व्यापार जो है दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। 1785 में 1.5 करोड़ चाय का आयात किया गया और 1830 तक आते आते आंकड़ा 3 करोड़ पाउंड को पार कर गया। यह वास्तव में उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होने लगा था। तो चाय की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा लोगों के बीच बढ़ गई थी कि चाय की जो डिमांड थी वो घटने का नाम नहीं ले रही थी, वो डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही थी। और दूसरी ओर एक और चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलन में यहाँ पर हो गई थी, अफीम। तो पहले तो अफीम की जब खेती की जा रही थी, भारत में इसकी खेती हुई थी और चाय की भी जो खेती है एक तरीके से भारत में ही हुई थी, असम में। आपको मैं बता दूं, असम में होती है चाय की खेती। तो जब अफीम और चाय की जो खेती की जा रही थी तो अफीम में गैरकानूनी तरीके से 10,000 कैरेट तक जो है 1700 कुछ में 10,000 कैरेट तक अफीम वहाँ पर भेजा जा रहा था। और 15 साल बाद जो है 1800 कुछ में 35,000 कैरेट वहाँ पर अफीम भेजा जा रहा था। तो उसमें जो चीन का एक तरीके से चीन की गवर्नमेंट थी, यानी कि चीन के जो शासक थे, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। उसका ये कारण था कि वहाँ पर अफीम और चाय के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा आदी हो चुके थे। और अफीम के तो इतने ज़्यादा आदी हो चुके थे, यानी कि अफीम एक नशीला पदार्थ होता है अगर इसको अधिक मात्रा में लिया जाए। वैसे इसको औषधि के रूप में भी कार्य में लिया जाता है, परंतु ये एक नशीला पदार्थ होता है। तो उस समय जो वहाँ के शासक थे वो मंचू थे। तो मंचू ने कुछ मतलब इस तरीके की कार्य भी किए, जैसे वहाँ पर कुछ चीज़ें भेजी जाती थी तो वो बदले में उन्हें चांदियों के सिक्के देते थे। तो चांदियों के सिक्के वो राष्ट्रीय संपत्ति से हाथ निकल न जाए, इसीलिए वो चांदियों के सिक्कों का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो एक ऐसी वस्तु की वो तलाश में थी जिसमें चीन की बाज़ार में उन्हें बेचा जा सके। तो देखिए, तो फिर धीरे धीरे अफीम की बात आती है। तो अफीम का उत्पाद जो था वो फिर शुरू किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। तो लेकिन अफीम का जो मुख्यतः औषधि के रूप में देखा जाने लगा। यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन में अफीम और चाय का जो उत्पादन है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में वो बढ़ चुका था। और डे बाय डे से जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब भारत में वो शासन कर रही थी, तो उससे उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुनाफा हो रहा था। ठीक है ना। तो बात करते हैं चीन से आए जहाज का चित्र। तो देखिए, तो चीन से आने वाले जहाज़ों के ये चित्र हैं जो कि समुद्री यात्रा उस समय, क्योंकि समुद्र यात्रा सबसे ज़्यादा प्रचलन में थी उस समय, हेलीकॉप्टर्स वगैरह या उस समय की कोई चीज़ इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थी। तो थॉमस डैनियल की कृति के अनुसार डैनियल अपने भतीजे विलियम्स के डैनियल के साथ 1786 में भारत आए थे।
तो दोनों ही चीन गए थे और कुछ समय बिताने के बाद वे कैंटन दक्षिण चीन में भारत पहुंचे। उनका जहाज भारत के बंदरगाह पर पंजीकृत था, लेकिन इस जहाज में पूर्वी देशों के साथ व्यापार किया जा रहा था। तो चीन के साथ अफीम के अवैध व्यापार के लिए इसी तरह के जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यानी कि जो अफीम का एक तरीके से जो भेजा जाता था अफीम को, तो इन्हीं जहाज़ों की मदद से भेजा जाता था। ठीक है ना। तो इस तरीके से इंग्लैंड में चीन का आयात की गई चाय लोगों की जबान पर चढ़ने लगा, जिससे अफीम की जो लत है वो लोगों पर एक तरीके से बढ़ती चली गई। तो दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च वर्ग और भिखारियों में फैल गई। 1843 में कैंटन के विशेष आयुक्त लिन जे सू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का जो थे उस समय सेवन करने लगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय कितने ज़्यादा इस तरीके के जो लोग थे वो आदी हो चुके थे। और 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है वो आदी हो चुके थे, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए। तो इस तरह जहाँ चीन अफीमचियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड चाय का व्यापार दिनों दिन प्रगति कर रहा था। तो अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। तो ऐसे में अफीम व्यापार भारत के किसानों के भूमि यहीं से शुरू होती है। तो देखिए, तो अफीम का व्यापार होता कहाँ से था। अभी तक तो हमने देखा कि एक तरीके से चीन में आ, उसका आयात किया जा रहा था। वो किस तरीके की चीज़ों का आयात किया जा रहा था, यानी कि सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी, एक तो चाय की और एक अफीम की। तो ये सब चीज़ें जो थी वो बन कहाँ रही थी, ये बन रही थी भारत में। तो बंगाल विजय के बाद अंग्रेज़ों ने उस कब्जे वाली ज़मीन पर अफीम की खेती शुरू की, और जैसे जैसे चीन अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाह से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। तो 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटी, यानी कि 2 मन के बराबर, 1 मन में 40 किलो होता है तो 2 मन का मतलब 80 किलो के बराबर अफीम निर्यात किया जाता था। फिर 4 वर्षों के भीतर यही 3 गुना हो गया, और 100 वर्षों के बाद अर्थात 1870 के आते आते सरकार हर वर्ष 5000 पेटी अफीम तक का निर्यात करने लगी। तो दिनों दिन ये जो व्यापार था वो बढ़ता जा रहा था। तो किसान अब बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वरा ज़मीन पर करनी होती थी, और ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीन पर जो गाँव के पास पड़ती थी। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ ज़मीन पर किसान दाल पैदा करते थे, और अच्छी और उर्वरा ज़मीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वरा ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, और ख़राब ज़मीन में दालों की उत्पादन न केवल अनिश्चित रहता था बल्कि उसकी पैदावार भी काफ़ी कम हो जाती थी। तो ऐसे में मतलब काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसानों के लिए मुसीबतें खड़ी कर देती थी। तो किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ में होती थी। तो यानी कि कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी थे अफ़ीम की ना खेती करने के, क्योंकि अफ़ीम को उपजाऊ बनाने के लिए एक तरीके से ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती थी, और अफ़ीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान भी नहीं दे पाते थे। इसलिए सरकार अफ़ीम बोने के बदले किसान को बहुत कम दाम देती थी। तो किसान के लिए सरकारी मूल्य पर अफ़ीम पैदा करना घाटे